जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। जैसा कि हम आप लोग को बताए थे कि जैन धर्म कंप्लीट हो गया और जितना हम वन बाय वन आप लोग को पढ़ा रहे हैं आप लोग रिवीजन करिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बार मेरा क्लास देख लेंगे तो आपका 10 से 15 मिनट में कम से कम एक दो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो 2-2 घंटा लेक्चर पढ़ने से समझने के बाद अगर आपको रिवीजन करना है तो मेरा चैनल आपके लिए बेस्ट है। और हमें लगता है कि हम रिवीजन से भी आप लोग का रिवीजन भी हो रहा होगा और हम समझ में भी आप लोगों को अच्छे से आता होगा। अगर आप कहीं से भी पढ़े हो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है मेरी रिवीजन क्लास से ज़रूर आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। हमने आपको महाजनपद काल पढ़ाया था। तो महाजनपद काल में हम आपको क्या बताए थे कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन रहा, तो ये मगध महाजनपद ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहा। तो ये पूछा जाए कि मगध से पहले शक्तिशाली कौन था, तो काशी। मगध से पहले कौन सा महाजनपद शक्तिशाली थे, तो काशी महाजनपद था। लेकिन सबसे शक्तिशाली पूछे तो बताइए क्या बोलेंगे, तो मगध महाजनपद। मगध की वर्तमान स्थिति बताइए, आपसे पूछ ले कोई तो पूर्वी यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। ये क्या है, ये मगध की वर्तमान स्थिति है। इसी क्षेत्र में क्या था, मगध साम्राज्य था। अब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी आप देखेंगे तो ईसा पूर्व माना जाता है। मगध साम्राज्य का अगर आपसे उत्कर्ष के बारे में पूछा जाए तो क्या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। तो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला वंश कौन था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन, बृहद्रथ। प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक बृहद्रथ। मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख अथर्ववेद से मिलता है हमको, ठीक है। अब सबसे पहले हम हर्यक वंश पढ़ेंगे। तो हर्यक वंश में आप देखिएगा तो 544 बीसी से लेकर 412। अब देखिए हर्यक वंश 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक रहा। कुल कितना हो गया, तो आप देख सकते हैं कुल कितना हो गया, 132 वर्ष। कुल कितना हो गया, 132 वर्ष। संस्थापक कौन था ये बताइए, तो संस्थापक बिंबिसार था। अब बिंबिसार और बिंदुसार में आप लोग अंतर रखिएगा, ठीक है। कितना लोग को कंफ्यूजन होता है कि बिंबिसार है कि बिंदुसार है, ठीक है। तो देखिए बिंदु बाद में आता है, बिंदु बाद में आता है, बिंदु बाद में आता है। ऐसे एक ट्रिक से अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। तो ये बिंबिसार क्या है, संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, ठीक है। 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक इनका कार्यकाल रहा है। कार्यकाल याद रखिएगा, ठीक है। साहित्य में इनका अन्य नाम क्या है, श्रौणिक। ये कहाँ से मिलता है, जैन साहित्य से मिलता है। अगर आप देखेंगे इनका अगर अन्य नाम क्षेत्रोजस्य मत्स्य पुराण से भी इनका मिलता है, ठीक है। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल 52 वर्षों तक किसका रहा, बिंबिसार का ही रहा, ठीक है। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल किसका रहा, 52 वर्षों तक किसका, बिंबिसार का रहा। इसने राज्य विस्तृत करने के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया था। तो इसने राज्य विस्तृत, अपना राज्य को फैलाने के लिए क्या किया, संबंध बनाए। और संबंध कैसे बनाए, इसने शादी की है, बहुत सारा इसने शादी किया। तो ये विवाह संबंधों का सहारा लिया अपने क्षेत्र को विस्तृत बनाने के लिए, मतलब अपने क्षेत्र को फैलाने के लिए इसने क्या किया, विवाह संबंधों का सहारा लिया ये। अब देखिए इस महाकौशला क्या थी, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। कौन, महाकौशला, ठीक है। अब देखिए इसको दहेज में क्या मिला, काशी दहेज मिल रहा है ना, क्षेत्र इसका विस्तार हो रहा है ना, क्योंकि इसको दहेज आज नहीं हुआ है, बहुत पहले से ही दहेज चला आ रहा है ठीक है। दूसरी पत्नी थी चेलना। ये कौन थी, ये चेटक की पुत्री थी। और एक क्या थी, एक थी क्षेमा। ये क्या थी, ये भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी। अब आगे देखिए, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप लोग इससे बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। अब देखिए बिंबिसार ने अंग महाजनपद जीता और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया। राजा नहीं बनाया इसने, उपराजा बनाया। अब देखो यही कांड कर जाएगा अजातशत्रु, देखिएगा कैसे। तो बिंबिसार ने अंग महाजनपद जीता। किसने जीता, बिंबिसार ने अंग महाजनपद जीता। एक वर्ड को हम बार बार इसलिए बोलते ताकि आप लोग का रिवीजन होता रहे, बार बार आपके दिमाग में जाएगा। तो बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया। राजा नहीं बनाता है इसको। बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अपने पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म को अपना लिया। बिंबिसार पहले तो बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन इसकी पत्नी बोली कि नहीं, आप जैन धर्म को अपनाइए। तो
इसने क्या किया, जैन धर्म को अपना लिया। अब पूछा जाएगा जो बिंबिसार राजा था वो राजधानी कहाँ बनाई मगध को, तो राजगृह। कहाँ बनाया, राजगृह। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कौन था, दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया। यही सबसे बड़ी गलती हो गई बिंबिसार से। क्यों, क्योंकि देखिए आगे बता रहे हैं आपको कि इसने अजातशत्रु को राजा नहीं बनाया, उसने अजातशत्रु को उपराजा बनाया। बल्कि राजा किसको बना दिया इसने, तो ज्येष्ठ पुत्र जो दर्शक के उत्तराधिकारी थे, क्योंकि ये बड़ा पुत्र था तो बड़े पुत्र को ही पहले राजा बनाया करते थे और अजातशत्रु छोटा पुत्र था। परंतु अजातशत्रु ने अपने देखिए पिता बिंबिसार की ही हत्या कर गद्दी पर बैठ गया। अब इसको उपराजा बनाया था, राजा नहीं बनाया था, तो इसके मन में क्रोध था। अपने गद्दी के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए वो अपने पिता की हत्या कर सकता था। सोचिए वो कैसा राजा होगा, कैसा राजा बना होगा। तो उसने बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठ गया। पिता की हत्या करने के लिए कारण अजातशत्रु को क्या कहते हैं, पितृहंता। ये प्रथम पितृहंता ये बना, ठीक है। अभी अजातशत्रु को भी उसका बेटा ही फिर अजातशत्रु को भी मार देगा, इसलिए इस वंश को ही हम पितृहंता वंश बोलते हैं, हर एक वंश को, ठीक है। देखिए आगे हम आपको बता रहे हैं, वही कहते हैं ना एक बार, जैसी करनी वैसी भरनी। ये जैसा किया उसके साथ भी वैसा ही होगा। तो अजातशत्रु को भी इसके पुत्र उदयन के द्वारा मार दिया गया। पहले हम आपको बताया था ना कि हत्या कर दी गई। क्या अजातशत्रु को भी इसका पुत्र कौन था, उदयन। उदयन ने इसको भी टपका डाला कि आप जाओ। इसने क्या किया था, अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। अब अजातशत्रु ने अपने, इसका पुत्र था उदयन, इसने भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा। इस प्रकार से हर एक वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया। अब आपको हम पहले ही बता दिए हैं। अब थोड़ा अजातशत्रु के बारे में पढ़ लीजिए। अभी हम पहले ही आपको बता दिए, तो फिर भी इसके कार्यकाल में पढ़ेंगे ये कैसा राजा था। तो ये देखिए अजातशत्रु ने, अन्य नाम इसका क्या था, कुणिक। कुणिक किसे कहते हैं, पिता की हत्या करने वालों को कुणिक कहते हैं, पितृहंता, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि प्रथम पितृहंता कौन था, तो अजातशत्रु। गांव घर में कहते हैं ना, ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कोई किसी को बुरा करता था, तुम अजात हो गए, तुम बेकार हो गए, ऐसा भी याद कर सकते हैं। वैसे आपको याद रहेगा इसका नाम ही कैसा है, अजातशत्रु, तो इसको पितृहंता ही कहेंगे। अभी क्या बताया आपको, बिंबिसार आए हर पे, उसके बाद अजातशत्रु, फिर उदयन, ये याद रखिएगा, क्रम पूछ सकता है। अब देखिए इसने क्या किया, इसकी माता महाकौशला, अभी आपको बताया था ना इसकी 3 पत्नी के बारे में, जो इंपॉर्टेंट थी वही बताए हैं आपको। तो ये इसकी माता कौन थी, महाकौशला थी। अब देखिए 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ, इसी के शासनकाल में हुआ, आपको बताए थे सप्तर्षि राजगिरी में हुआ था, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ। क्यों, अभी प्रसेनजीत बताए थे कौन था, प्रसेनजीत ने क्या किया था, दहेज में दिया था ना बिंबिसार को, कुछ क्षेत्र दिया था। तो अब जब ये अपने पिता का हत्या कर देता है बिंबिसार का, तो प्रसेनजीत जाता है किसके पास, अजातशत्रु के पास, और बोलता है कि जो हम क्षेत्र दिए थे तुम्हारे पिता को, क्योंकि तुम तो अपने पिता का ही हत्या कर दिए, तो वो क्षेत्र हमको वापस चाहिए। तो इसीलिए इस दोनों में संघर्ष होता है। अब स्टोरी आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, देखिए अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इसने क्या किया, काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ, क्योंकि इसने काशी दहेज में दिया था बिंबिसार को, ठीक है। तो क्या विजय हुआ और बाजीरा से विवाह हुआ, जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी। बोल रहे ना ये कि जो प्रसेनजीत था विजय हुआ और बाजीरा से विवाह हुआ, जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी। तो अरे तो मामा की बेटी बहन हुई ना, तो लेकिन उसने उससे शादी कर ली, क्योंकि पहले हुआ करता था शादी। तो इसके बाद वज्जी और मल्ल संघ को हराया। इसके बाद अजातशत्रु ने वज्जी को और मल्ल को संघ को भी हराया। जैन धर्म का अनुयायी था, सोच लीजिए ये धर्म का भी अनुयायी था, इतना बड़ा पितृहंता होके। तो ये क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था। ये सब याद रखना कि कौन जैन धर्म का अनुयायी था, कौन बौद्ध धर्म का था, ये अब इंपॉर्टेंट इसलिए बारह बोल रहे हैं। महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के शासन काल में हुई है, याद रखिएगा। अब बताइए महात्मा बुद्ध जी का मृत्यु कब हुआ था। अब उदयन के बारे में पढ़ते, जो 460 बीसी से लेकर 444 बीसी तक रहा। अभी इसके बारे में बताई थे, ये अपने पिता की हत्या करता है। अब देखिए ये क्या था, ये द्वितीय पितृहंता बना, ठीक है। पहला कौन था, अजातशत्रु, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, अब देखिए एक ट्रिक बताएं वो कैसे याद रहेगा। ये उदयन बहुत उदार था और उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कर दी। ऐसे जो उदारवाद रहेगा वही तो नगर की स्थापना करेगा ना। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और ये पाटलिपुत्र कहाँ था, गंडक सोन नदी। आपको पता है कि सोन नदी कहाँ बहती है, बिहार में ही बहती है, याद रखिएगा। कुसुमपुरा के नाम पर भी जाना जाता था।
और इसने राजधानी बनाया पाटलिपुत्र को। उदयन के 3 पुत्र थे जो क्रम से शासन किया। पहला अनिरुद्ध, ठीक है, मुंडा और नागदशक। ठीक है, अनिरुद्ध, मुंडा, नागदशक, याद रखिएगा। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था, वेरी इंपॉर्टेंट। हर्यक वंश का अंतिम, देखिए शुरू में पहला जो शासनकाल होता है और अंतिम, ये तो भूलना ही नहीं है एकदम, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो नागदशक क्या है, हर्यक वंश का अंतिम शासक था। पूछ सकता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बताइएगा नागदशक, जिसकी हत्या उसका मंत्री शिशुनाग ने कर दी। अब ये तो आप लोगों को हर्यक वंश बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट राजा थे उसको हम पढ़ लिए हैं कि पहले बिंबिसार आया, फिर अजातशत्रु आया, फिर उदयन आया, ये क्रम से आए थे ये तीनों, ठीक है। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी, गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दी, फिर ये गद्दी पर बैठ गया। अब उदयन के जो 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडा, नागदशक, फिर नागदशक गद्दी पर बैठा तो नागदशक की हत्या। इतिहास का मतलब ये कहानी के रूप में पढ़ना, ठीक है। इसमें ज़्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं। अगर आप कहानी अच्छे से समझ गए तो आपको हर एक चीज़ माइंड में फिक्स रहेगा। कहानी को नहीं समझ पाए तो नहीं समझ में आएगा। तो एक क्रम जरूर रखिएगा इतिहास में, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया हर्यक वंश। अब शिशुनाग वंश देखते हैं। 412 से लेकर 344 BC तक रहा शिशुनाग वंश। ये 68 साल तक रहा था शिशुनाग वंश टोटल, ठीक है। अब देखिए शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग खुद था। नागदशक की हत्या की थी, इसकी मंत्री हुआ करता था, ठीक है, याद रखिएगा। अब पूछ सकता है कि शिशुनाग वंश में जो शिशुनाग था उसने कहाँ राजधानी बनाई मगध की, तो वैशाली बनाई। शिशुनाग ने अवंती को जीता, ठीक है, प्रदोत्त को पराजित कर। अवंती का राजा कौन था, प्रदोत्त था, उसको इसने पराजित किया और इसने अवंती को जीत लिया। अब देखिए इसी में कालाशोक आता है। कौन आता है, कालाशोक। दूसरा राजा कौन, कालाशोक था। तो 94 BC से लेकर कालाशोक क्या है, देखिए शिशुनाग वंश की कार्यकाल कितनी थी, 412 BC से लेकर 394 BC तक था। अब शिशुनाग के बाद कौन आया, कालाशोक। कालाशोक का 394 BC से लेकर 366 BC तक था। हर एक में क्या बताए थे आपको, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, उसके बाद इसके 3 पुत्र थे, कौन थे, अनिरुद्ध, मुंडा, नागदशक। फिर नागदशक गद्दी पर बैठ गया। नागदशक की हत्या किसने की, शिशुनाग ने कर दी। फिर उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। फिर उसके बाद आपको शिशुनाग के बाद कौन आया, कालाशोक आया। एक कहानी समझ में आ गई अच्छे से। आप आगे देखिए, कालाशोक 394 BC से लेकर 366 BC तक था, याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 BC में वैशाली में हुआ, साबक मीर इसका देश था। अब प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, अजातशत्रु के कार्यकाल में। द्वितीय कालाशोक पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। फिर से इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी। इसके 10 पुत्रों में एक नंदीवर्धन अंतिम शासक हुआ। अब कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिसमें अंतिम, अगर आप देखेंगे कि अंतिम शासक कौन हुआ, नंदीवर्धन। अंतिम शासक कौन हुआ, नंदीवर्धन। तो देख सकते हैं इसके 10 पुत्रों में एक नंदीवर्धन अंतिम शासक हुआ था। तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन रहा, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या किसने, महापद्मन ने छुरा घोंप कर दी। नए वंश नंद वंश की स्थापना की। अब देखिए, अब महापद्मनन ने ही नंदी वंश की हत्या कर दी और फिर ये भी अपना एक नया वंश बना लिया। अब ऐसे देखिए हत्या कर करके अपना वंश बढ़ाया जा रहा है। जो नंद वंश था 344 BC से लेकर 323 BC तक। क्रम याद रहेगा ना, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, अब हम नंद वंश में आ चुके हैं। लास्ट में देखिए जो महापद्मनन होता है वो नंदीवर्धन अंतिम होता है, कौन, शिशुनाग वंश का शासक रहा, जिसकी हत्या महापद्मनन ने इसकी हत्या कर दी और फिर ये अपना नंदवंश की स्थापना किया, जो 344 BC से लेकर 323 BC तक रहा। कितना जगह 322 भी रहता है, ठीक है, 21 साल रहा, ठीक है। मगध में सबसे कम कौन रहा, यही रहा, नंदवंश ही रहा, ठीक है। सबसे कम समय शासनकाल रहा 21 साल बस। मगध में सबसे कम शासनकाल पूछेगा किस वंश का, तो नंदवंश का। संस्थापक महापद्मनन, अन्य नाम इसका क्या था, उग्रसेन, एक राट, सर्वछान तक, परशुराम का सेकंड अवतार इसको माना। अपनी इनके समकालीन कौन था, पाणिनि था। पूछ सकता है कि पाणिनि किस वंश के समकालीन था, तो नंद वंश है। पूछेगा किस शासक के समकालीन, तो महापद्मनन। समझ में आ रहा है आप लोगों को, आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसने महापद्मनन की हत्या करके धनानंद गद्दी पर बैठा था, ठीक है। इसे अग्रमिज नाम से भी जाना जाता था, कि क्या,
अग्रमिज, इसे अग्रमिज नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखिए धनानंद के बारे में हम क्या बताएं कि इसे धनानंद को क्या कहते हैं? नंद वंश का अंतिम शासक और एक अत्यंत क्रूर और लालची राजा था। कौन? धनानंद। ये धनानंद जो था ये सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन कौन राजा था? तो आप क्या कहिएगा? धनानंद था। इसने क्या किया? धनानंद ने क्या किया था? चाणक्य का अपमान। जब आचार्य चाणक्य ने उसे सिकंदर के आक्रमण के प्रति सचेत करने के लिए आता है तो ये धनानंद क्या करता है? धनानंद ने भरी सभा में उनका अपमान किया और उन्हें बाहर निकाल दिया। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा लिया चाणक्य ने कि मैं अपनी शिखा, मतलब वो जो उनके चोटी होता है, तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं नंदवंश मगध को जड़ से उखाड़ कर फेंक न दूं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने एक योग्य शिष्य की तलाश शुरू की। तक्षशिला लौटते समय उन्हें वह शिष्य मिला। कौन था वो शिष्य? चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे और मौर्य साम्राज्य में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। महान अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हमने जो पढ़ा अच्छे से आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम सिकंदर और मौर्य साम्राज्य पढ़ाएंगे। ठीक है, उस महान राजा के बारे में पढ़ेंगे, महान चंद्रगुप्त मौर्य, महान अशोक। ठीक है, तो बस आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और थोड़ा सा वीडियो डेली अपलोड नहीं कर पा रहे उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, अब लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम वीडियो को डेली अपलोड कर सकें ताकि आप लोग का रिवीजन कंटिन्यू रहे। तो आगे से प्रयास जारी है बस। तो अपना ख्याल रखिएगा, सेहत पे ध्यान दीजिएगा और जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।